दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के कंप्लीट चैप्टर्स के कंप्लीट एमसीक्यूज। जितने भी कैंडिडेट्स जो असिस्टेंट लोको पायलट CBT2 एग्जाम देने वाले हैं, आज का वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग की ये मैराथन क्लास रहने वाली है। इसमें टोटल आपके जितने भी सिंबल्स है, जितने भी आपके टोटल चैप्टर्स है, सभी चैप्टर्स के सभी एमसीक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं। विश्वास कीजिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स जो भी CBT2 एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा बट एंड तक आप लोग इसे जरूर वॉच कीजिए। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम ले रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, और इस चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपने स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है? तो ये एक जो है यहाँ पे कन्वेंशनल जो है रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, और आपको देख के बताना है कि ये किसका सिंबल है, एक तरीके से किसका साइन यहाँ पे बना हुआ है। गाइस, क्या वाटर का बना हुआ है या फिर कांच का या फिर कंक्रीट का या फिर धातु का? तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो सिंबल है ये है पानी का। वाटर का जो है ये सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे देखिए आंसर जो है वो भी गिवन है। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी जो है बाकायदा मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। आंसर जो है आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को परमानेंटली पता रहे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे वही कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, और इसमें भी यही पूछा गया है कि ये जो सिंबल है किसका है। क्या लकड़ी का है या फिर सॉलिड यानी ठोस पदार्थ का है या फिर कंक्रीट का है या फिर धातु का है? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड। लकड़ी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। तो यहाँ पे जो पारंपरिक प्रतिनिधित्व है गाइस वो है ये कांच का। ठीक है, किसके लिए बना हुआ है? ये कांच के लिए बना हुआ है, ग्लास के लिए बना हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नीचे दिए गए आंकड़े में पारंपरिक प्रतिनिधित्व क्या है। फिर से वही कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, कंक्रीट। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री के पारंपरिक प्रतिनिधित्व प्रतीक की पहचान करिए। किसका सिंबल यहाँ पे बना हुआ है? चीनी मिट्टी का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, स्टील का या फिर कंक्रीट का? तो देखिए ये जो सिंबल है ये स्टील का बना हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्ष ब्लॉक स्थिति सही है। देखिए यार, शीर्ष ब्लॉक जो है ना, टाइटल ब्लॉक, वो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ये नीचे की ओर दाईं तरफ बना होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है शीर्ष ब्लॉक, तो ये नीचे की ओर दाईं ओर बना होता है। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है। देखो यार समझिएगा, आप सभी को पता है ड्राइंग शीट में A0, ठीक है, A1, A2 और A3, A4 ऐसे साइज बनी होती है। इन सभी में सबसे बड़ी साइज वो होती है वो A0 होती है। ठीक है, साइज होती कितनी है ये भी एक्चुअल में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में A2, जैसे जैसे हम A4 ऐसे नंबरिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे साइज छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आकार हो जाएगा A0 साइज का। ठीक है, किसका हो जाएगा? A0। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात जो है वो स्टूडेंट होता है 1/2। ठीक है, 1/2। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A2 साइज जो है, A2 साइज ड्राइंग शीट की ट्रिम्ड माप क्या है। देखो यार, दो तरीके की माप होती है, एक होता है ट्रिम्ड माप और एक होता है अनट्रिम्ड माप। ठीक है, बिना ट्रिम्ड के। ठीक है, तो ट्रिम्ड माप जो है वो आप लोगों से पूछी जाती है। यहाँ पे A2 साइज की पूछी गई है, तो A2 साइज के लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 420 गुणा 594। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यार, यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन में A4 साइज, यहाँ पे व्हाट इज द A3 डायमेंशनिंग फॉर द ट्रिम्ड साइज ऑफ ड्राइंग। A3 साइज क्या होगी? यहाँ देखिए A4 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन जो है A3 के लिए ही है।
तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 210 गुणा 297 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्षक ब्लॉक के लिए कौन सा स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। शीर्षक ब्लॉक के लिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी ड्राइंग शीट है उसके नीचे की दाईं ओर जो है ये शीर्षक ब्लॉक यानी टाइटल ब्लॉक जो है वो बना होता है, तो नीचे दाएं हाथ पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे नीचे दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में स्टूडेंट्स अपना आता है सेकंड चैप्टर। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ये सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। टोटल अपने 6 चैप्टर हैं, तो सारे के सारे 6 चैप्टर के 1 बाय 1 अभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेट स्क्वायर का नाम क्या है। देखो यार, ये सेट स्क्वायर बना हुआ है, इसमें सेट स्क्वायर का नाम पूछा गया है। आप लोग समझिएगा, 2 तरीके के सेट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, एक होता है थोड़ा सा ऐसा, जिसमें यहाँ पे 30 डिग्री होता है और यहाँ पे 60 डिग्री होता है, ये तो 90 डिग्री होता है। और एक होता है जिसमें ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये 45, ये भी 45 और ये होता है 90 डिग्री। राइट, ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे यार, ये वाली साइज और ये वाली साइज क्या है, बराबर ही है। ठीक है, बराबर है, तो ये 45 डिग्री वाला कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, 45 डिग्री वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड कौन सी है। सबसे कठोर ग्रेड यहाँ पे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, HB है, बिल्कुल नहीं है। 9H, यस। हार्डनेस के लिए देखो, हार्डेस्ट पेंसिल है ना, वो 9H सबसे ज्यादा हार्ड होगी। ठीक है, B और ये नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेंसिल की सबसे नरम ग्रेड कौन सी है। सबसे नरम ग्रेड यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, तो नरम ग्रेड के लिए जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7B जो है सबसे नरम ग्रेड की पेंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पेंसिल जिससे मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मुक्त हस्त चित्रण के लिए 4H लेते हैं या 3B या फिर 5H या फिर HB। तो फ्री हैंड स्केचिंग के लिए आप सभी को पता होगा हम HB पेंसिल का यूज करते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग पेंसिल बनी होती है। ड्राइंग पेंसिल तो आप सभी को पता है यार, ग्रेफाइट और केओलाइन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की मेनली बनी होती है, लेकिन ग्रेफाइट के साथ ही जो है केओलाइन जो है वो भी उसके साथ मिला हुआ रहता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकार का उपयोग। प्रकार का उपयोग तो यार वर्त बनाने के लिए ही करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेट स्क्वायर एंगल के कोण है। सेट स्क्वायर के अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सेट स्क्वायर में देखो यार 2 तरीके के कोण पॉसिबल है। सेट स्क्वायर ये होता है, ठीक है, जिसमें एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स है और एक जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री हो सकता है, या फिर एक ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों ही जो है, ये तो 90 डिग्री होगा, ये वाला 90 डिग्री होता है, ये और ये दोनों ही 45 डिग्री के हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, इसमें दोनों का योग 90 डिग्री ये है नहीं, ये 3 ऑप्शन तो कट गए। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण मापने में। कोण मापने में उपकरण, अरे यार ये तो डी है, चांदा है, प्रोटेक्टर है, कोई भी बता देगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिगर में दिए गए उपकरण की पहचान करें। ये डायग्राम बना हुआ है और इस उपकरण की पहचान करना है। तो ये उपकरण कौन सा है, फ्रेंच कर्व इसको बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के वक्र बनाने के लिए, कर्व बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टूल यूज फॉर मेकिंग एंगल 15 इंटरवल्स। 15 के अंतराल पर कोण बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, 15 के सेट स्क्वायर। यार जो सेट स्क्वायर प्रकार होता है ना, एक तरीके से सेट स्क्वायर जो है उसका हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में आएगा अपना, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। इस डिवाइस का नाम क्या है। इस डिवाइस का नाम तो कोई भी बता देगा यार, ये कौन सा है, ये है बड़ा प्रकार। ठीक है, देखो समझना, एक होता है छोटा प्रकार, एक होता है बड़ा प्रकार। अगर बीच में से यहाँ से बेंड हो रहा है ना, तो ये है बड़ा प्रकार। और बिल्कुल सीधा जो जनरली स्कूलों में आप यूज में लेते हो, वो बिल्कुल जो सीधा यहाँ से बिल्कुल सीधा ही हो, ठीक है, वो होता है छोटा प्रकार। ठीक है, तो ये जो है बिग कंपास है, कंपास, डिवाइडर नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये है कंपास। ठीक है, क्या है, कंपास है एक तरीके से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न उपकरणों में से कौन सा बहुत छोटी वस्तु के आयाम को स्थानांतरित करने और विभिन्न भागों में विभक्त करने में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा उपकरण है? ऑप्शन ए बी सी डी दे रखे हैं, ठीक है। तो कौन सा उपकरण आएगा? विभक्त करने के लिए, सिर्फ विभक्त करने के लिए। देखो समझिएगा स्टूडेंट्स, इन बाकी के जो तीनों उपकरण है ना, इसमें पेंसिल लगाने वाला सिस्टम दे रखा है, ठीक है। क्या लगाने का सिस्टम दे रखा है? पेंसिल लगाने का सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तीनों तो क्या है? कंपास है एक्चुअल में, ठीक है। और ये है डिवाइडर। तो विभक्त करने के लिए जो है यहाँ पे ऑप्शन डी डिवाइडर हम यूज में लेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में फिर से दिखा देता हूँ, निम्न उपकरणों में विभक्त करने के लिए, विभिन्न भागों में विभक्त करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए डिवाइडर यूज में लेते हैं। डिवाइडर ये है, दोनों तरफ नोक है, ठीक है। ये पहचान है इसकी, दोनों तरफ क्या है? नोक है, ठीक है। नोक अगर दोनों तरफ है तो ये डिवाइडर है, ठीक है। बाकी सब के अंदर पेंसिल डालने का सिस्टम है। तो ये तो एक तरीके से कंपास है, प्रकार है आपका, जो कि वर्त बनाने के लिए काम में लेते हैं। और ये डिवाइडर है जो विभक्त करने में काम में लिया जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर आया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपास यूज्ड टू ड्रॉ। कंपास का यूज, कंपास का अभी देखा ना यार, कंपास मतलब प्रकार, और प्रकार से हम वर्त बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं दोस्तों? वर्त बना सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने 2 चैप्टर यहां तक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, फ्री हैंड टूल्स। फर्स्ट वाला जो है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया है यहाँ पे। अपना ये जो है उपकरण देखना है और इसका नाम बताना है। कॉम्बिनेशन स्पेनर, ओपन एंड स्पेनर। बिल्कुल ओपन एंड स्पेनर है, दोनों तरफ से क्या है? ओपन है, दोनों एंड जो है वो क्या है? ओपन है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैलिपर का नाम बताओ। अब देखो यार, कैलिपर का नाम बताओ और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन बी है बाह्य कैलिपर, और ऑप्शन सी है जेनी कैलिपर, ऑप्शन डी है डीप कैलिपर। तो आप देखो यार, इसको देखने से पता चल रहा है कि इसके जो नोक है ना, बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये किसी भी वस्तु, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसमें अंदर की तरफ ये लगेगा, ठीक है, अंदर की तरफ लगेगा, तो इसको बोलते हैं इनसाइड, मतलब आंतरिक कैलिपर। तो ऑप्शन ए इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थानांतरण माप को मापने के लिए स्केल का यूज करते हैं यार, ये तो सभी को पता है भाई। स्थानांतरण, टूल फॉर मेजरिंग द ट्रांसफर डायमेंशन। ट्रांसफर डायमेंशन मतलब कोई भी लंबाई है, ठीक है, यहाँ से, जैसे मान लो कोई भी ऐसा है, कोई एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की माप मापना है, तो इसके लिए हम स्केल का यूज करते हैं। इसी को बोलते हैं स्थानांतरण माप, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई ये फाइल्स है, ठीक है, इन फाइल्स में हमें देखकर बताना है कि सिंगल कट फाइल कौन सी है। ऑप्शन ए सही नहीं होगा इसके लिए, ऑप्शन बी भी नहीं है, हाफ राउंड फाइल है ये, ठीक है। और सिंगल कट फाइल जो है वो यहाँ पे ऑप्शन सी में दी रखी है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी तो देखो यार, आप लोग देखते ही बता सकते हो कि ये कटिंग प्लायर है। क्या है स्टूडेंट्स? कटिंग प्लायर है। ये पिंसर नहीं है, लॉन्ग नोज प्लायर, शॉर्ट नोज प्लायर तो है वैसे नहीं है, कटिंग प्लायर है ये, ठीक है। कौन सा है? कटिंग प्लायर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई हैंड टूल का नाम बताइए। कौन सा टूल है? कौन सा टूल है भाई? जिमलेट है, सोल्डरिंग आयरन है, या फिर जिमलेट कहाँ है यार? बर्मा थोड़ी है ये, बर्मा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है बर्मा। डिसोल्डरिंग गन भी नहीं है, पिंसर भी नहीं है, सोल्डरिंग गन बिल्कुल है। तो सोल्डरिंग आयरन जो है इसका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेलेट है। देखो मेलेट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेलेट, लकड़ी का हथौड़ा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको पता है बॉल पिन हैमर है, तो इसमें भी देखिए, अगर आप लोग देखोगे ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर दे रखा है बॉल पिन हैमर। यहाँ पे भी इस डायग्राम को देख के आपको आंसर बताना था, तो बॉल पिन हैमर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायगोनल कटिंग प्लायर कौन सा है? डायगोनल कटिंग प्लायर कौन सा है? देखो समझिएगा, ये इधर ही है, नीचे में जाऊंगा स्क्रॉल करके तो नीचे की तरफ ही बाकी के ऑप्शन है। ऑप्शन ए में ये डायग्राम बना हुआ है, पूछा है डायगोनल प्लायर, ठीक है। ऑप्शन बी में ये दे रखा है, ऑप्शन सी में ये दे रखा है, और ऑप्शन डी में जो है ये दे रखा है। तो डायगोनल आप लोग देखते ही बता सकते हो यार, ऑप्शन डी जो है वही इसका राइट आंसर होगा। यही तो है डायगोनल प्लायर, ठीक है। ये कौन सा प्लायर है? डायगोनल प्लायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच इज ओपन एंड स्पेनर। ओपन एंड स्पेनर कौन सा है? पहला है क्या एडजस्टेबल स्पेनर है, सेकंड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला बिल्कुल। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओपन एंड स्पेनर पूछा था, दोनों सिरे जो है खुले हों ऐसा स्पेनर कौन सा है?
ये ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, टूल को पहचाने। यार ये तो स्टैंडर्ड वायर गेज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज, राइट। स्टैंडर्ड वायर गेज से जो है एसडब्ल्यूजी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। एसडब्ल्यूजी मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज। तार का व्यास, तार की मोटाई मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हैंड टूल के एक्स से चिन्हित भाग। एक्स से चिन्हित भाग देखो, एक्स से चिन्हित भाग जो है आराम से आप बता सकते हो कौन सा है, ये फ्रेम है। एक्स से चिन्हित भाग क्या दे रखा है, ये फ्रेम ही तो है, ठीक है, फ्रेमर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हैंड टूल के एक्स से चिन्हित भाग को पहचाने। एक्स से चिन्हित भाग देखो, एक्स यहाँ पे बना हुआ है और ऑप्शंस दे रखे हैं अपने पास में। ऑप्शन ए हैंडल है, ऑप्शन बी ड्रिल बिट है, ऑप्शन सी जो है वो आप लोगों के गियर की चक है, और ऑप्शन जो डी है उसमें है इलेक्ट्रिक कार्ड। तो यहाँ पे देखिए यार, ये वाला जो पोर्शन है ना इसके लिए पूछा है, और ये क्या होता है, ये होता है आपका गियर की चक, गियर की चक होता है ये, ठीक है, गियर की चक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, टूल का नाम पहचाने। ये तो आप सभी को पता है, ट्राई स्क्वायर है, देखते ही पता चल रहा है ट्राई स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो टूल बना हुआ है ये कौन सा बना हुआ है, ट्राई स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस तरीके से जो है आपके 3 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब 3 चैप्टर और बचे हैं, तो नेक्स्ट जो है 4th चैप्टर पे आ चुके हैं हम। 4th चैप्टर पे मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम चिन्ह के रूप से सही है। ऑप्शन ए में यहाँ पे दे रखा है, देखो ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, ठीक है, इस तरीके से ये ऑप्शन है इस डाउन साइड। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, ठीक है। तो कौन सा सही है इसका, ऑप्शन डी जो है वो सही है। मानक के अनुसार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इस तरीके से जो है व्यास को दर्शाया जाता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, ऐसे जाके यहाँ तीर का निशान, यहाँ पे भी तीर का निशान, और यहाँ पे जो है व्यास, ठीक है। ये किसी भी कोई भी वर्त हो तो उसके व्यास को दिखाने का तरीका है, ठीक है, उसके व्यास को दिखाने का सही तरीका यही है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सी गलत है, बी भी गलत है, और देखो यार ये तो पूरा का पूरा वैसे ही गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। पिछली बार एग्जाम में आए थे क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे। कौन सा फिगर हेक्सागन है। हेक्सागन देखो समझिएगा, एक होता है ट्राइंगुलर जिसमें 3 भुजाएं हो, एक होता है स्क्वायर या फिर क्वाड्रिलेटर जिसमें 4 भुजाएं हो, एक होता है पेंटागन जिसमें 5 भुजाएं हो, एक होता है हेक्सागन जिसमें 6 भुजाएं हो, एक होता है हेप्टागन जिसमें 7 भुजाएं हो, एक होता है ऑक्टागन जिसमें 8 भुजाएं हो, एक होता है नेनोगन जिसमें 9 भुजाएं हो, एक होता है डेकागन जिसमें 10 भुजाएं हो, ठीक है। अभी पूछा है हेक्सागन कौन सा है। हेक्सागन जिसमें 6 भुजाएं होगी, और 6 भुजाएं यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आएगी नहीं आई, आई ना। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, फिगर में दिए गए ऑब्जेक्ट का नाम बताओ। भाई ये देखो यार, ये देखने से पता चल रहा है कि ये पिरामिड है। अब पिरामिड होता क्या है, कुछ बेस होता है और टॉप बिल्कुल एक ही पॉइंट पे होता है, वो पिरामिड होता है। जैसे मान लो कि अगर ट्राइंगुलर पिरामिड में बनाऊं तो ट्राइंगल पिरामिड ऐसा बनेगा, ये ट्राइंगल बना दो और पिरामिड के लिए यहाँ पे जो है इन तीनों को यहाँ मिला दो, मतलब बेस कुछ होगा, आधार कुछ होगा, और टॉप जो है ना वो एक बिंदु पे जाके मिल जाएगी सारी भुजाएं। तो ये ऐसा जो होता है वो पिरामिड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पिरामिड होता है। तो पिरामिड देखो ऑप्शन में लिखे हुए हैं। अब है कौन सा, इसके लिए साइड इसकी भुजाएं गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं इसमें। 6 भुजाओं के लिए मैंने अभी कहा था हेक्स हम यूज करते हैं, तो हेक्सागन पिरामिड हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, हेक्सागन पिरामिड, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए, और बी ही जो है इसका राइट आंसर भी है। देखो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वही इसका राइट आंसर है। हेक्सागन मतलब षटभुज। हेक्सागन का मतलब होता है 6 भुजाओं वाला, ऑक्टागन का मतलब होता है 8 भुजाओं वाला, ट्राइंगल का मतलब होता है 3 भुजाओं वाला, पेंटागन का मतलब होता है 5 भुजाओं वाला, ठीक है। और ऊपर बिल्कुल टॉप एक जगह मिला हुआ हो, ठीक है, तो वो होता है पिरामिड। और ये देखिए इस साइड जो बना हुआ ना ये प्रिज्म होता है, ठीक है। क्या होता है, ये प्रिज्म जिसमें बेस जैसा है ना वैसा ही टॉप हो, ये होता है प्रिज्म, इसको बोलते हैं प्रिज्म। तो देखो क्वेश्चन है प्रिज्म का नाम बताओ, इस प्रिज्म का नाम बताना है।
अब त्रिभुज प्रिज्म में है क्या भाई, त्रिभुज में मैंने कहा 3 भुजाएं होती है, षटभुज में जो है 6 भुजाएं होती है। यहाँ कितनी, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही है, बिल्कुल 6 यार, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। अष्टभुजाएं, ये अष्टभुज है, 8 वाला होता है, 8 है नहीं, पेंटागन में 5 होता है, ये है नहीं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है हेक्सागन प्रिज्म, ठीक है। चलो बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचभुज प्रिज्म को पहचाने। पंचभुज मतलब 5 भुजाएं वाला प्रिज्म। पहले में तो देखो यार 4 भुजाएं नहीं है, इसमें भी 4 है, ये भी नहीं है, इसमें 3 है, सी में 3 है और डी ऑप्शन में 5 भुजाएं, तो बिल्कुल डी जो है वो आंसर सही हो जाएगा। पंचभुज जो है ये प्रिज्म है, कौन सा प्रिज्म है, पंचभुज प्रिज्म, ठीक है, पेंटागन प्रिज्म है, ये पेंटागन बोलते हैं इसको 5 भुजाएं वाले को, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए इधर है, त्रिभुज का प्रकार बताओ। भाई यार देखो, जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण है ना, वो जो है राइट एंगल या समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये आप चौथी क्लास में पढ़ लेती हो, ठीक है, 4th 5th क्लास के लेवल का ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जिसमें एक कोण 90 डिग्री अगर है तो उसको हम समकोण बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र में दर्शाए गए त्रिभुज का आकार बताओ। अरे भाई देखो यार, 2 भुजाएं यहाँ पे, ये इस पे भी डबल डेस है, इस पे भी डबल डेस है, डबल लाइन से एक तरीके से। तो ये जो है ना, मतलब यहाँ पे ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है। इसको बोलेंगे 2 भुजाएं अगर बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और अगर तीनों भुजाएं ही अलग अलग हो तो वो विषमबाहु कहलाता है। क्या कहलाता है, विषमबाहु, ठीक है। तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो जो है विषमबाहु कहलाता है। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में 2 भुजाएं समान है, 2 भुजाएं समान है तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, अगर तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समान हो तो ये समबाहु कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, समबाहु। और अगर तीनों भुजाएं ही अलग अलग हो तो वो विषमबाहु कहलाता है, विषमबाहु कहलाता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा समद्विबाहु, मतलब ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए चित्र का नाम बताओ। इस चित्र का नाम बताना है स्टूडेंट। ये जो चित्र है ना, ये कौन सा है, देखो यार, अगर विकर्ण बराबर भागों में कट रहे हो तो ये समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। या फिर देखो यार, ये समचतुर्भुज भी हो सकता है अगर चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अब समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है, इसका एक और इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है ना दोनों में, वो ये होता है कि अगर मान लो समचतुर्भुज है तो उसके विकर्ण 90 डिग्री पे कटते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर समचतुर्भुज है ना तो 90 डिग्री पे उसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम्बस, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा। मान लो यार ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो ये तो क्या है, समांतर चतुर्भुज भी कहला सकता है, जिसमें ये आपस में बराबर भागों में कटेंगे। लेकिन यहाँ 90 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा समांतर चतुर्भुज में। और समचतुर्भुज में अगर 90 डिग्री दे रखा है तो वो समचतुर्भुज होगा, समझियो। और समचतुर्भुज है तो उसमें 90 डिग्री होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए ऑब्जेक्ट का नाम बताओ। ये तो दीर्घवृत्त है, देखो भाई समझना, वर्त तो है नहीं, ठीक है, प्रिज्म भी नहीं है, पिरामिड भी नहीं है। एक होता है वर्त, और अगर इसी को थोड़ा सा पिचका देना तो ये दीर्घवृत्त कहलाता है। दीर्घवृत्त में 2 व्यास होते हैं, ये छोटा व्यास होता है, ये बड़ा व्यास होता है। इसको लघु व्यास बोलते हैं, इसको दीर्घ व्यास बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ता है दीर्घवृत्त। क्या पड़ता है, दीर्घवृत्त। तो ये जो चित्र बना हुआ है ना साथियों, ये किसका बना हुआ है, दीर्घवृत्त का बना हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा आर एस है। रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा जो आर एस है ना, वो टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट। और इसको बोलते हैं यार स्पर्श रेखा। देखो नाम ही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो क्वेश्चन बनाने वाला है ना वो वास्तव में भगवान है। गजब है, गजब। यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में नाम दे दिया इसने और पूछ लिया कि आर एस रेखा बताओ कौन सी है। आर एस यही तो है, यही तो है आर एस। तो आर एस रेखा जो है ना
वो कौन सी है, टेंजेंट रेखा है, टेंजेंट यही लिखा हुआ है टेंजेंट। हाँ, इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। कोई वर्त और उसको एक बिंदु पे स्पर्श कर रही हो ना, वो स्पर्श रेखा कहलाती है। तो भाई आर एस जो है वो यहाँ पे क्या है, स्पर्श रेखा है। आर एस क्या है, स्पर्श रेखा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। अरे भाई ये देखो यार, बिल्कुल लॉलीपॉप के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वर्त का केंद्र है, ठीक है, और इसकी ये परिधि है, ये परिधि होती है। इसके बीच की दूरी तो त्रिज्या कहलाती है भाई। क्या कहलाती है, त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखा चित्र में दिखाए गए तीर द्वारा दर्शाया विमा है। ओ भाई, तीर द्वारा देखो, अभी पहले भी मैं आप लोगों को बताया था, ये तीर द्वारा जो है इस पूरे को दिखा रहा है, इस पूरे को। और ये पूरा का पूरा क्या है, व्यास है, डायमीटर है, व्यास, ठीक है, डायमीटर है। और डायमीटर क्या होता है, जो त्रिज्या होती है उसका 2 गुना होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यास। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र में दिखाए गए प्रिज्म को बताओ। यार प्रिज्म मैंने अभी कहा था कि 4 भुजाएं हैं तो वर्गाकार हो जाएगा, स्क्वायर। देखो स्क्वायर के जैसा है ना, इसका जो आधार है ना वो स्क्वायर के जैसा है, और स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग। तो ये वर्गाकार प्रिज्म हो जाएगा, वर्गाकार प्रिज्म। वर्गाकार कौन से ऑप्शन में, देखो वर्गाकार तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर। स्क्वायर को हम वर्गाकार, अभी हिंदी में यहाँ पे स्क्वायर ही लिख दिया, यहाँ वर्गाकार लिखना चाहिए था, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, अपन को थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती है कि नहीं है। तो स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 4 चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लेटरिंग, नंबरिंग एंड डायमेंशनिंग, अक्षरांकन, नंबरिंग और विमांकन, ठीक है। ये आपका 5वां चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के लिए। इसमें से क्वेश्चन सब देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है फर्स्ट आपका, ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है, कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। देखो यार यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा भाई, ऑप्शन इसके ये वाले हैं, इधर वाले ये दूसरे क्वेश्चन के हैं, तो ये वाले ऑप्शंस आप लोगों को देखना है। ड्राइंग आयाम की ये बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ड्राइंग आयाम एक्चुअल में है क्या। ड्राइंग आयाम का मतलब है, जैसे मान लो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बना हुआ है, ठीक है। सपोज दैट कि ये जो बना हुआ है ना डायग्राम में, इसी को ले लेते हैं, और इसमें जो ड्राइंग का आयाम है वो होता है, जैसे इसकी यहाँ पे क्या है, ये लंबाई दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे इसकी लंबाई दे रखी है, यहाँ पे इसकी लंबाई दे रखी है, लेकिन ये बोल रहा है कि आयाम सही कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखो यार, ये 20 नीचे लिखा हुआ ना, ये ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए था। यहाँ पे 45 नीचे लिखा हुआ, ये ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए था। ये 25 सही है, ये तो बाईं, जैसे तीर का निशान यहाँ पे ये लगाया, डायमेंशन रेखा ये बनाई और इसके बाईं तरफ लिख दिया, तो ये तो सही है ये लाइन, लेकिन ये दोनों लाइनें गलत है। तो जहां पे ये तीनों लाइन अपन को सही दिखेगी ना, वो आयाम क्या होगा, सही होगा। वो वाला आयाम क्या होगा, सही होगा। जहां पे ऊपर यहाँ पे लिखा होना चाहिए, इन डायमेंशन रेखा जो विमा रेखा है इसके ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए, और इधर जो है बाईं तरफ ही जो है यहाँ पे लिखा हुआ रहना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी जो है इसमें भी देखो नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ये दोनों भी गलत हो गए, ठीक है। अब ऑप्शन सी जो है इसमें भी फिर से देखो नीचे ही लिखा हुआ है कि नहीं है। अरे भाई ये भी नीचे लिखा हुआ है, ये भी फिर से गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर भी नीचे लिखा हुआ है, ये भी गलत है भाई, ये भी क्या है, गलत है। इस हिसाब से तो देखो इसने सी दे रखा है, लेकिन आप विश्वास करो यार, इसने देखो थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है भाई। थोड़ी सी गड़बड़ जो है वो ये कर रखी है कि मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहूंगा स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये अगर सी को सही मान रहा है ना, तो यहाँ पे ये 30 ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट आती है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा माफ करना डीजीटी वालों को, ठीक है। आप यहाँ पे ऊपर मान के चलना स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पिछली बार ड्राइंग के पेपर में आया था, फर्स्ट ईयर के में, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर का पेपर आप लोगों ने तो दिया नहीं होगा, आप तो पहली बार तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यार, आप लोग जो है ये ऊपर ही आएगा, तब जाके ये सही होगा, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट हो जाता है यार कभी कभार, यार इंसान ही है, सब देखो गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी ये बिल्कुल करेक्ट है, मैं आपको अभी गलत बता नहीं रहा हूँ दोस्तों, विश्वास कीजिए ऊपर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसको ने सही माना है, लेकिन यहाँ पे जो है ये ऊपर लिखे हुए रहेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान कर रहे हैं। संरेखित सिस्टम कौन सा है, संरेखित सिस्टम देखो यार यहाँ पे डी से पता चल रहा है कि डी के अंदर होना चाहिए। डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर
होगा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। संरेखित मतलब एक ही रेखा में, सारी की सारी विमा रेखाएं जो है एक ही रेखा में है, तो ये संरेखित आयाम है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये वाला भी संरेखित है, ये एक्चुअल में संरेखित है नहीं, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। देखो यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट क्या है, एक्चुअल में ये है नहीं संरेखित। संरेखित मतलब पूरा का पूरा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी लाइन को पहचाने। बी लाइन जो है वो कौन सी है? ठीक है, बी लाइन जो है वो है गाइस यहाँ पे अपनी आयाम रेखा। बी लाइन जो है यहाँ पे बी लाइन के लिए बोला है, और बी डायग्राम जो है, बी लाइन का डायग्राम ये बना हुआ है, और बी जो है वो है गाइस अपनी डायमेंशन लाइन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी जो है पिछली बार ड्राइंग के पेपर में पूछा गया था। आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक इंक्लिनेंट लेटर ए सही है? इंक्लिनेंट का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा सा तिरछा। ठीक है, तिरछा, और सिंगल स्ट्रोक भी बोला है। सिंगल स्ट्रोक और इंक्लिनेंट मतलब है तिरछा, और सिंगल स्ट्रोक मतलब एक बार जिसमें पेन चलाओ, वो कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ये तो है नहीं, ठीक है, ये डबल स्ट्रोक में है, ये कैथोलिक उस दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और ऑप्शन डी जो है वो भी इसका रॉन्ग है। ठीक है, इंक्लिनेंट देखो यार समझना, ये ऑप्शन सी जो है ना, ये भी यहाँ पे सिंगल स्ट्रोक ही है, लेकिन ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, इसलिए गलत होगा। इंक्लिनेंट मतलब तिरछा, देखो हल्का सा तिरछा बना हुआ है ना, तिरछा बना हुआ है, तो ऑप्शन ए इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है? तो कौन सा तीर शीर्ष? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तीर का जो शीर्ष है वो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रेखा चित्र में दिखाए गए तीर नोक को पहचाने। ये जो तीर नोक है उसको पहचानना है, कौन सा तीर नोक है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रॉस में बना हुआ है, तो इस तीर नोक को ऑब्लिक तीर नोक बोलते हैं। ऑब्लिक, कौन सा तीर नोक बोलते हैं? ऑब्लिक। ठीक है, यहाँ पे ये जो तीर नोक है ना, ये तो देखो एरो है, ये जो तीर नोक है ना इसमें, ये तो क्या है? एरो साइन है, इनको तो बोलते हैं एरो, तीर का निशान, एरो हेड, एरो हेड। ठीक है, और ये जो तीर नोक है यहाँ पे, ये वाला है ऑब्लिक, ऑब्लिक तीर नोक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। चित्र में दी गई तीर नोक को पहचाने। ये जो तीर नोक है, अब यहाँ पे देखो तीर नोक थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो ये जो तीर नोक है ना, ये कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है, खुला है, बंद है, या फिर बिंदु तीर नोक है, या फिर जो है ऑब्लिक तीर नोक है। तो ये तो बंद तीर नोक है, आपको देखने से पता चल रहा है कि यार बंद है, बिल्कुल क्लोज है, तो इसको बंद, क्लोज्ड एरोहेड बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल डायमेंशन आर इन mm, सारी की सारी उपरोक्त कथन दर्शाता है। ये कथन क्या दर्शाता है? ऑल डायमेंशंस, ऑल डायमेंशंस मतलब एक तरीके से विमा की जो इकाई है, यूनिट ऑफ डायमेंशन। ऑल डायमेंशंस आर mm मतलब मिलीमीटर, तो मिलीमीटर हमन को क्या दर्शा रहा है? मिलीमीटर तो क्या है? इकाई तो है, मात्रक की तो है। अरे इकाई का मतलब मात्रक यार, जैसे मान लो मैंने लिखा कि 50 mm, ठीक है, तो ये mm क्या है? मात्रक ही तो है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दूं मैं 50 किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या है? मात्रक, इकाई तो है, तो mm क्या है? ऑल डायमेंशन mm, तो mm जो है ना, mm का मतलब है विमा की इकाई, यूनिट ऑफ डायमेंशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विमांकन में फाई का क्या प्रदर्शित करता है? फाई देखो क्या प्रदर्शित करता है? वृत्त के व्यास को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृत्त के व्यास को, ये जो फाई सिंबल है ना, फाई, फाई बोलते हैं इसको, ये व्यास को इंडिकेट करता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक क्वेश्चन आया था जिसमें वृत्त के व्यास को ऐसे दर्शाया हुआ था, यहाँ एक एरोहेड लगा के, यहाँ पे ऐसे फाई, और फिर यहाँ लिखा हुआ था 50। ठीक है, 50 mm होता है वो, तो वो एक्चुअल में क्या था? वो फाई जो है वो व्यास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वृत्त के व्यास को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडर लाइन का झुकाव। तो लीडर लाइन जो होती है ना, उसका झुकाव यार 45 डिग्री होता है। कितना होता है भाई? 45 डिग्री। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीडर लाइन के लिए हमेशा याद रखेगा 45 डिग्री जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमांकन रेखा के सिरों पर बने तीर की लंबाई व ऊंचाई का अनुपात बताओ। विमांकन रेखा के सिरों पर बने तीर की लंबाई व ऊंचाई का अनुपात, तो लंबाई और ऊंचाई का अनुपात जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है 3:1। कितना होता है? 3:1। लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:1 का मतलब है, यहाँ पे देखो मतलब समझ लो, विमांकन रेखा के सिरे, जो विमांकन रेखा आपने खींची उसका जो सिरा है
उसमें लंबाई और ऊंचाई, तो ये तो होती है लंबाई, ठीक है, ये तो होती है 3 और ये होती है ऊंचाई, ये होती है 1। इसीलिए यहाँ पे जो है लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई इसका अनुपात 3:1, 3:1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? देखो यहाँ पे फिर से वही ड्राइंग आयाम का क्वेश्चन आया है। तो ड्राइंग आयाम के लिए मैंने कहा था लाइन के ऊपर होने चाहिए और लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे ऑप्शन ए देखो सही दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन बी। अब यहाँ पे यदि आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ऑप्शन ए और बी में देखो क्या गड़बड़ दिख रही है यार, समझिएगा, ध्यान दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। आयाम तो लिखा हुआ सही है लेकिन मिसप्रिंट क्या गड़बड़ कहाँ हो रखी है, यहाँ आप देखोगे ये क्या है, घन है और ये भी क्या है, घन ही है, ठीक है। अब घन में क्या होता है, ये साइड ये साइड ये साइड, तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ देखोगे आप 60 लिखा हुआ है, यहाँ 50 लिखा हुआ है, यहाँ 50 लिखा हुआ, तो ये तो गलत हो गया, क्या हुआ, गलत हो गया, ठीक है। चलो बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन में है, नेक्स्ट ऑप्शन में भी देखो एक अलग है तो ये भी गलत है, और ऑप्शन डी में भी जो है एक अलग है तो ये भी जो है रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, राइट आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन ए। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर इसका जो है ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है अपने 5 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं लास्ट और 6 चैप्टर की ओर, जिसका नाम है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, प्रतीक चिन्ह प्रतिनिधित्व, प्रतीक चिन्ह, ठीक है, सिंबल्स। सिंबल्स जो है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो 100% आपसे सिंबल वाले चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक बार बार 2-3 बार आप लोग इसको देख लेंगे ना, तो 100% आपके 12 में से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दिष्ट धारा संकेत, ये एसी का है। अब ये देखो यार, ये मिश्रित है एक तरीके से, एसी डीसी मिक्स कर दिया इसने, ये बिल्कुल डीसी का है, ये स्विच का है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का संकेत कौन सा है? प्रत्यावर्ती धारा का संकेत देखो यार कौन सा है, ऑप्शन है, देखने से पता चल रहा है एसी का संकेत ये होता है, डीसी का संकेत ये होता है, ठीक है। तो ये एसी का संकेत, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी का संकेत पूछा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत घंटी का संकेत होता है, विद्युत घंटी का देखो यार समझिएगा, विद्युत घंटी का संकेत जो है ये वाला होता है, और ये होता है बजर का संकेत, ये होता है बजर का, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये संकेत होता है विद्युत घंटी का, किसका, विद्युत घंटी का, ठीक है, विद्युत घंटी का। अगर ये वाला पूछे तो ये बजर का संकेत होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है KWH, ये चिन्ह किसका है? ऊर्जा मापी का है, बिल्कुल ऊर्जा मापी का है। तो यहाँ पे देखो यार KWH जो है ना, KWH में तो अपन ऊर्जा को ही मापते हैं, विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, ऊर्जा मापी का ये संकेत है। एमीटर का है नहीं, एमीटर का ऐसा होता है, ठीक है। अगर एसी वाला होगा तो आपको पता ही है ऐसा सिंबल होता है, और डीसी का अगर एमीटर हो तो यहाँ पे सीधी लाइन होती है, ठीक है। वोल्टमीटर का भी नहीं है, ओमीटर का भी नहीं है, ओमीटर का ऐसा होता है, ठीक है। वोल्टमीटर के लिए V लिखा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये किसका है, ऊर्जा मापी का संकेत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दिए गए मात्रक प्रतीक, ये देखो वोल्टमीटर का है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, वोल्टमीटर। ये एमीटर का है, तो एमीटर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर, ठीक है। एमीटर वोल्टमीटर ये तो बहुत इजी सिंबल है यार, ऐसे उड़ा दोगे आप लोग, गर्दा गर्दा उड़ा दोगे, बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे इन क्वेश्चंस को। तो ये जेनर डायोड है, कौन सा डायोड है, जेनर डायोड है भाई। और ये वाला जो है नॉर्मल पीएन संधि डायोड है, ठीक है, कौन सा है, नॉर्मल पीएन संधि डायोड है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेनर डायोड। और इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डायोड, ठीक है, डायोड। ये है किसका, डायोड का है, और ये जेनर डायोड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना SCR का प्रतीक क्या है? देखो यार SCR का प्रतीक जो है ना, SCR को हम बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है इसका सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। और SCR का प्रतीक होता है, उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक गेट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ एनोड होता है, यहाँ कैथोड होता है, और यहाँ पे गेट होता है, गेट G, ठीक है। अब देखते हैं कौन से सिंबल में बना हुआ है। तो ये देखो ऑप्शन सी में बना हुआ है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर का प्रतीक कौन सा है?
अब देखो यार ट्रांसफॉर्मर का प्रतीक जो है ना वो कौन सा है, यहाँ पे देखो यार ये तो इंडक्टर का प्रतीक है, ये ट्रांसफॉर्मर का प्रतीक है, प्राइमरी ये सेकेंडरी, ये वाइंडिंग है और बीच में एक कोर बना हुआ है, ठीक है। ये स्टार डेल्टा है और ये वाला जो है आपका ट्राइक का सिंबल बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है, TRIAC, ट्राइक का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये वाला जो है ना ये FET का सिंबल हुआ था, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल बना हुआ है, ट्रांजिस्टर। सारे के सारे सिंबल्स आप लोग सीख सकते हो, बहुत इजी है। कमेंट करके बताना अगर सारे के सारे सिंबल्स का आपको एक स्पेशल वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का सिंबल पूछा था, ट्रांसफॉर्मर के सिंबल के लिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिंगल पोल डबल थ्रो। सिंगल पोल डबल थ्रो के लिए तो देखो यार ऑप्शन ए के अंदर ही यहाँ पे बना हुआ है, ऑप्शन ए जो है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंगल पोल, ये देखो यहाँ से यहाँ, और डबल थ्रो मतलब ये इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, इसीलिए इसको सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है। सिंगल पोल डबल थ्रो, SP, एस का मतलब है सिंगल, P का मतलब है पोल, D का मतलब है डबल, T का मतलब है थ्रो, ठीक है। सिंगल पोल डबल थ्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPN ट्रांजिस्टर। देखो यार समझिएगा, दो तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है NPN और एक होता है PNP, ठीक है। NPN का सिंबल ऐसा होता है, इसमें जो तीर का निशान है वो बाहर की तरफ होगा और PNP में जो है तीर का निशान अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो यही जो है ये किसका है, ये NPN का ही है, NPN का, और यही हमसे पूछा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो अपन को मिल गया। अगर इसके लिए पूछे तो ये PNP ट्रांजिस्टर है, PNP। अगर इसके लिए पूछे तो ये FET है और ये N चैनल FET है। ये कौन सा है, N चैनल FET है, ठीक है। इसके बाद में अगर D के लिए पूछे ना तो ये D वाला जो है P चैनल FET है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो है, मैंने बताया अभी ऑप्शन ए, NPN जो है ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है ट्रांजिस्टर का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका सिंबल है, UJT का सिंबल है भाई। UJT के अंदर जो है दो बेस होते हैं, B1 और B2, और ये एक गेट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअल में गेट नहीं होता भाई, ये एमीटर होता है। क्या होता है, एमीटर, ठीक है। और UJT का सिंबल है, देखो मिस प्रिंट है यार, माफ कर दो DGT वालों को, गलती हो जाती है, वो भी आखिर इंसान ही है। यहाँ पे आता है एमीटर, क्या आता है भाई, एमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, UJT। UJT का मतलब होता है गाइस यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, B1 B2 और एमीटर होता है। मैंने कहा यहाँ जी गलत है, ये एमीटर आना चाहिए। प्रतीक को पहचानो, तो ओम मीटर का है, ये ओम है ना, ओम क्या है, ओम, तो ओम मीटर है। ओम मीटर कौन से ऑप्शन में है, डी में है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रतीक को पहचाने। देखिए यार दोस्तों, ये प्रतीक जो है ना, एक प्रतीक ऐसा भी होता है जिसके अंदर लाइन यहाँ से यहाँ जाती है, ये एक्चुअल में प्रतिरोध का प्रतीक होता है। किसका होता है, प्रतिरोध का। लेकिन यहाँ आर पार जा रही है ना, आर पार लाइन जा रही है, तो ये जो है ना ये फ्यूज का प्रतीक होता है। फिर ये किसका होता है, फ्यूज का। और जिसमें आर पार लाइन नहीं हो, ऐसा हो, वो प्रतिरोध का होता है। किसका होता है, प्रतिरोध का सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज, ऑप्शन डी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बैटरी का है, आपको पता है। तो 10th क्लास में आप लोग जो है 10th क्लास में 12th चैप्टर है विद्युत वाला, उसके अंदर भी है बैटरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये कौन सा प्रतीक, किसका प्रतीक है। देखो यार, ये लॉजिक गेट में से सिंबल आ गया और ये नोट गेट है। कौन सा है, नोट गेट, ठीक है। नोट गेट का ये सिंबल है। अगर और गेट का सिंबल पूछे आपसे, तो और गेट का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। ये और गेट का सिंबल है। एक एंड गेट होता है, एंड गेट का सिंबल ऐसा होता है। एक नैंड गेट होता है, नैंड गेट में जो है आप लोगों के सिंबल होता है ऐसा, नैंड गेट में, ठीक है, ऐसा सिंबल होगा, यहाँ बबल होगा। और एक नॉर गेट होता है, नॉर गेट में जो है सिंबल होता है ऐसा, नॉर गेट में ऐसा सिंबल होगा, यहाँ बबल होता है, नॉर गेट, ठीक है। ऐसे एक्स और होता है, एक्स नॉर होता है। सारे के सारे लॉजिक गेट्स के सिंबल जो आप लोगों को पता होने चाहिए। फिलहाल जो है यहाँ पे नॉट गेट का सिंबल यहाँ पे दे रखा है, तो नॉट गेट जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, फोटोवोल्टिक सेल कौन सा है। देखो यार, फोटोवोल्टिक सेल ऐसा सेल, फोटोवोल्टिक सेल पूछा है, फोटोवोल्टिक डायोड नहीं पूछा। एक होता है डायोड और एक होता है सेल, ठीक है। फोटोवोल्टिक डायोड अगर पूछे तो डायोड ये सब बना के और यहाँ पे तीर का निशान अंदर की तरफ लगा दो, ये फोटोवोल्टिक डायोड होता है। अब ये पूछ लिया सेल, जल्दबाजी में स्टूडेंट्स गलत कर सकते हैं, तो सेल के लिए ये सही है, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, बीच में दो लाइनें होती है, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, और फिर यहाँ पे तीर के निशान होते हैं।
तो ये होता है सेल, ये होता है डायोड, फोटोवोल्टेइक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको टोटल 6 चैप्टर बताए। एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर हो हल्ला कर देना कि आपको आज का जो लेक्चर है वो कैसा लगा। इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए और लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा, लगातार लेकर आऊंगा, फिर से लेकर आऊंगा, और आप सभी को आईटीआई एग्जाम्स में शानदार मार्क्स के साथ जो है पास कराकर ही रहूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस आईटी सीबीटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए पूरे यूट्यूब पर पहली बार एकमात्र ऐसा वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिलने वाला है जिसमें आईटीआई सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका ड्राइंग का कंप्लीट सिलेबस जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो है ये कंप्लीट आपके जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे सभी चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो एक ही वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं सेकेंड ईयर ड्राइंग में 12 में से 12 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो प्रतीक यहाँ पे बना हुआ है इस प्रतीक को पहचाने। गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ये जो प्रतीक है ये नॉर गेट का है, ठीक है। देखिए यार, अगर सिंपली अगर ऐसा बना हुआ तो वो और गेट कहलाता है, और यहाँ पे अगर बबल लगा हुआ तो वो नॉर गेट कहलाता है। तो ये जो सिंबल है ये नॉर गेट का है। अगर नोट गेट की हम बात करें तो नोट गेट का। देखिए यार, गेट के जो क्वेश्चन है वो आपसे जनरली पूछे जाएंगे, 100% चांसेस है। तो ये नोट गेट का सिंबल ऐसा होता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगर मैं और गेट की बात करूं तो और गेट का जो सिंबल है वो होता है आप लोगों के लिए ऐसा, ठीक है। ये और गेट का सिंबल होता है। और एक्सोर गेट की अगर बात करें तो एक्सोर गेट का सिंबल होता है, यहाँ पे आएगी 2 लाइन और फिर यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे मिला दो और यहाँ पे लगा दो ऐसे लाइन, ठीक है। ये होता है एक्सोर गेट का सिंबल। ये होता है और गेट का, जो दिया हुआ था वो नॉर गेट का दिया हुआ था, और नॉट गेट का मैंने अभी बताया ऐसा सिंबल होता है नॉट गेट का, ठीक है। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, अन्य सभी में 2 इनपुट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये आंसर आ गया अपना कि ये जो सिंबल बना हुआ था ये किसका बना हुआ था, नॉर गेट का। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेवफॉर्म को पहचाने। ये तो यार कोई भी पहचान लेगा कि ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, ठीक है। कौन सी है, साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल को हम हिंदी में बोलते हैं ज्यावक्रीय। ये साइनोसॉइडल है, ये डायरेक्ट करंट होती है। अगर सा टूथ की बात करें, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है सा टूथ, तो सा टूथ होती है ऐसी, थोड़ी ऐसे दांते सीख होते हैं उसमें, दांते सीख, ठीक है, ऐसे दांते सीख, ठीक है, ऐसे सा टूथ होगी। और अगर रेक्टेंगुलर की बात करें तो रेक्टेंगुलर, आयताकार रेक्टेंगुलर जो है वो ऐसी होती है, रेक्टेंगुलर ऐसी होगी रेक्टेंगुलर। और अगर स्क्वायर, स्क्वायर इसमें लिखा हुआ नहीं है अभी, साइनोसॉइडल ये है, ठीक है। और ट्रायंगुलर की अगर बात करें तो ट्रायंगुलर जो है अपनी ऐसी होती है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जो है ऐसी होगी। तो फिलहाल जो वेवफॉर्म दी हुई थी वो है आपकी साइन वेव, ठीक है। शायद इजीली आप लोग बता पाओगे इसका आंसर। तो साइन वेव जो है इसका राइट, ये साइन वेव जो है इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र में दिया गया चिन्ह क्या दर्शाता है। देखो यार, ये जी लिखा हुआ है मतलब जनरेटर का डायग्राम है, और यहाँ पे ये एसी का वेवफॉर्म बना हुआ है, तो ये क्या है, एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर को हम अल्टरनेटर भी कहते हैं, बट यहाँ पे देखो ऑप्शन में एसी जनरेटर लिखा हुआ है, अल्टरनेटर भी यहाँ पे ऑप्शन में आ सकता था, ठीक है, अल्टरनेटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर्किट डायग्राम में प्रयोग किए गए चिन्ह को पहचाने। देखो यार, ऑप्शन में सारे के सारे जो है स्टूडेंट्स देखते ही इसको हो सकता है कि सेल का चिन्ह समझे, बट सेल में देखो यार एक छोटी लाइन होती है और एक बड़ी लाइन होती है, ठीक है। ये माइनस होती है छोटी लाइन और ये बड़ी लाइन प्लस होती है, ये होता है सेल का, ठीक है।
यही अगर हम बैटरी की बात करें तो एक छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, ऐसे होता है। ये बैटरी का, इधर माइनस इधर प्लस, ये बैटरी का होता है, ये सेल का होता है। अब यहाँ पे ये दोनों लाइनें देखो, एक तो लगभग बराबर सी है और इधर वाली लाइन हल्की सी मुड़ी हुई है और इस पे माइनस प्लस भी लिखा हुआ है। जब माइनस और प्लस लिखा हुआ है ना, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। जब माइनस और प्लस लिखा हुआ हो तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र कहलाता है। जनरली डीसी के लिए भी प्रयोग किए जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतीक चिन्ह को पहचाने? किस चीज का ये प्रतीक चिन्ह है? देखो यार, अगर तीर के निशान बाहर की तरफ जा रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। क्या बोलेंगे? लाइट एमिटिंग डायोड, शॉर्ट में बोलते हैं एलईडी डायोड। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, जीना डायोड का सिंबल तो आप सभी को पता होना चाहिए। जीना डायोड का सिंबल होता है अपने पास में ऐसा, यहाँ पे जेड के जैसा निशान बना होता है। फोटोवोल्टेक डायोड की अगर हम बात करें तो फोटोवोल्टेक डायोड में जो है तीर का जो निशान है वो आते हुए रहते हैं, मतलब अंदर की तरफ प्रवेश करते हुए तीर के निशान रहते हैं उस पर। ये होता है फोटोवोल्टेक सेल। और एस की बात करें तो एस का सिंबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एस का जो सिंबल है वो होता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे एनोड होता है, यहाँ पे कैथोड होता है और यहाँ पे गेट होता है। ये होता है एस। ठीक है, तो यहाँ पे एस भी नहीं है, फोटोवोल्टेक सेल भी नहीं है और जेना डायोड भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना? ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, एलईडी डायोड। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई प्रतीक को बताओ। अभी मैंने बताया था जेड अगर यहाँ पे बना हुआ है तो इसको हम बोलेंगे जेनर डायोड। क्या बोलेंगे? जेनर डायोड। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी जनरेटर, एसी एमीटर को पहचाने। निम्न में से एसी एमीटर, देखो यार, एमीटर ए का मतलब एमीटर है और ये इसका मतलब क्या है कि ये एसी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के लिए और एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। तो यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एसी एमीटर के संकेत जो है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, बी ऑप्शन में जो है वोल्ट मीटर के लिए बना हुआ है, सी ऑप्शन में ओम मीटर के लिए बना हुआ है और डी ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी मीटर, हर्ट्ज लिखा हुआ है तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर के लिए बना हुआ है। एसी एमीटर के लिए हमसे पूछा था, एसी एमीटर के लिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रतीक को पहचाने। फिर से वही प्रतीक के से रिलेटेड पूछा है। ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। कौन सा डायोड है? पीएन जंक्शन डायोड। जीना डायोड का अभी मैंने बताया था, जीना डायोड ये है नहीं, ये पीएन जंक्शन डायोड ही है। इसके अलावा वेरेक्टर डायोड जो है वो भी नहीं है। हाँ, आप लोग जो है वेरेक्टर डायोड होता कैसा है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। वेरेक्टर डायोड होता है वेरिएबल कैपेसिटर और ये डायोड होता है ऐसा। ठीक है, ऐसे डायोड बना के और यहाँ पे कैपेसिटर का सिंबल भी बना होता है एक तरीके से, इसको बोलते हैं वेरेक्टर डायोड। डायक की अगर हम बात करें तो डायक जो है वो होता है ऐसा। डायक जो है वो होता है ऐसा, ऐसे यहाँ पे लाइन और ये एक डायोड ऐसा और एक डायोड इसमें विपरीत दिशा में। ठीक है, दो डायोड होते हैं डायक के अंदर। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक तरीके से। तो ये हो जाएगा डायक का सिंबल। तो यहाँ पे फिलहाल इसका पूछा था तो ये जो है ये है पीएन संधि डायोड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है? देखो यार, डीसी मोटर का प्रतीक है, पूछ रहा है डीसी मोटर का प्रतीक, तो एम लिखा हुआ मिलेगा, सीधी लाइन मिलेगी, ये हो गया डीसी मोटर का प्रतीक। तो कौन सा? फर्स्ट ओम मीटर का है। सेकंड ही ऑप्शन सही है डीसी मोटर के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन एसी मोटर के लिए है और डी ऑप्शन जो है जनरेटर के लिए है। डीसी जनरेटर लाइन नहीं रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक किसका है? ये तो ओम का प्रतीक है तो ऑब्वियसली ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ओम का प्रतीक है मतलब ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट गेट को पहचाने। अभी मैंने बताया था फर्स्ट ऑप्शन में देखो ये कौन सा है? और गेट है। सेकेंड ऑप्शन में नोर गेट है। थर्ड ऑप्शन में नोट गेट है और फोर्थ ऑप्शन में डायोड है। अब इसने पूछा किसका है? नोट गेट का पूछा है। नोट गेट के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नोट गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिंबल सोन इन फिगर, ये जो सिंबल बना हुआ है अभी आया था यार, डीसी मोटर के लिए सिंबल ऐसा प्रयोग करते हैं अपन। किसके लिए प्रयोग करते हैं? डीसी मोटर के लिए। तो एसी जनरेटर के लिए नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी डीसी जनरेटर के लिए भी नहीं करेंगे, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है एसी मोटर के लिए, तो एसी मोटर ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी सही है डीसी मोटर के लिए। ठीक है, जैसा मैंने कहा आपको कि भाई यार एम लिखा हुआ है मोटर और सीधी लाइन है तो डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतीक की पहचान करें। देखो यार, इससे ना दो प्रतीक होते हैं। अगर ऐसा प्रतीक बिल्कुल आर पार लाइन हो तो ये फ्यूज का होगा। ठीक है, किसका होगा? फ्यूज का। और अगर आर पार लाइन नहीं हो और ऐसा ही हो बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो ये फिर सर्किट ये
ये तो फ्यूज का होगा, और ऐसा हो जिसमें आर पार लाइन नहीं हो, ये होता है प्रतिरोध का। ये किसका होता है? प्रतिरोध का। ठीक है, ऐसे सिंबल्स होते हैं। तो फिलहाल देखो आर पार लाइन है तो ये फ्यूज का होगा। किसका होगा? फ्यूज का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार ये सिंबल किसका? अब देखो यार इस सिंबल में थोड़ी सी त्रुटि है, और त्रुटि क्या है? ये लाइन है ना आर पार ये निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये आर पार नहीं होनी चाहिए। बाकी ये जो है M1 और M2 है तो ये डायक में होते हैं, दो टर्मिनल और दो डायोड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए, तो ये डायक का सिंबल है, डायक। ठीक है, डायोड 4AC। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर देखो यार, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है जिसमें करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर हो। एमीटर, बेस और कलेक्टर। एमीटर के ऊपर करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो यही एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये पीएनपी है, प्रवेश करता हुआ है पीएनपी। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन तो है नहीं। देखो यार ये एफईटी का है, अगर आप जानना भी चाहो, इसको याद भी रखना चाहो, तो ये किसका है? एफ का है। सोर्स, ड्रेन और गेट ये किस में होते हैं? एफ में होते हैं। और ये देखो इधर की तरफ है ना डायरेक्शन, अगर तो ये एन चैनल है। कौन सा है? एन चैनल। और बाहर की तरफ डायरेक्शन हो तो फिर ये पी चैनल एफ कहलाता है। पी चैनल एफ कहलाएगा। एफ ये भी एफ है। फिलहाल देखो इसने आपसे पूछा एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक चिन्ह को पहचाने। अब ये देखो अभी मैंने बताया था यार डायरेक्शन इधर है, अब ये एफ का तो है, सोर्स ड्रेन गेट एफ का सिंबल है। डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो ये एन चैनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एन चैनल। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? एन चैनल। अब देखो एन चैनल, एफ एन चैनल कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रतीक है? ये तो आपको पता है यार, एसी का प्रतीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स और गेट कौन सा है? ये गेट के लिए मैंने बताया था, देखो फर्स्ट ऑप्शन में जो है वो और गेट है, सेकंड ऑप्शन में नॉर गेट है, थर्ड ऑप्शन में जो है नॉट गेट है, और फोर्थ ऑप्शन में जो है आपका एक्स और गेट बना हुआ है। फोर्थ ऑप्शन में एक्स और का ही आपसे पूछा गया था, एक्स और का ही जो है आप लोगों से पूछा गया था, एक्स और का ही जो है आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, एक्स और का जो है आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया, तो एक्स और का जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में प्रतीक का नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिंबल। ठीक है यार, ये तो यूजीटी का यहाँ पे बना हुआ है। देखो यार एस का अगर सिंबल की बात करें, मैं सभी के यहाँ पे सिंबल्स बता देता हूँ आपको। एस के सिंबल की अगर बात करें तो एस का सिंबल होता है डायोड, फिर यहाँ पे गेट लगा होगा, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, और ये गेट होता है। यूजीटी का ये सिंबल बना हुआ है। डायक का ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया, और ट्राइक का मैं और बता देता हूँ आपको। ट्राइक का सिंबल जो है डायक के जैसा ही होता है, बस एक गेट जो है वो एक्स्ट्रा लगा होता है। यहाँ गेट लगा दो, गेट लगा दोगे तो ये ट्राइक का हो जाएगा। गेट नहीं लगाओगे, ये गेट नहीं लगाओगे तो फिर वो डायक का कहलाएगा। ये MT1 मेन टर्मिनल फर्स्ट और मेन टर्मिनल सेकेंड होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें यूजेटी। किसका सिंबल बना हुआ था? यूजीटी का बना हुआ था भाई। यूजीटी में बेस 1 और बेस 2 दो, ये तो ये टर्मिनल होते हैं, ये गेट होता है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये देखो ऐसे टेढ़ी आती है, ऐसे आके फिर ऐसे आती है, तो ये यूजीटी का सिंबल कहलाता है। किसका कहलाता है? यूजीटी का। यूजीटी की फुल फॉर्म होती है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोटो डायोड कौन सा है? फोटो डायोड में अभी आया था यार, फोटो डायोड मतलब जिसपे प्रकाश की किरणें अंदर की ओर आ रही हो, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटो डायोड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए कौन सा उपयोग किया जाएगा? माइक्रोफोन के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? गाइस देखो यार ऑप्शन बने हुए हैं यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है माइक्रोफोन के लिए, ये संकेत हम यूज में लेते हैं माइक्रोफोन के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में थ्री पिन सॉकेट को पहचाने। तो थ्री पिन सॉकेट को तो कोई भी पहचान लेगा भाई, थ्री पिन सॉकेट को तो कोई भी पहचान लेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉकेट मतलब जिसमें पिन लगाते हैं ना, उसी को बोलते हैं सॉकेट। तो थ्री पिन सॉकेट जिसमें न्यूट्रल के लिए भी होता है, ये जो बड़े वाला छेद है ये न्यूट्रल के लिए, एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। ये एक फेज और न्यूट्रल, ये अर्थिंग के लिए, सॉरी यार। ठीक है, बड़े वाला जो होता है वो अर्थिंग के लिए होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का प्रतीक। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का अभी मैंने बताया डायोड के जैसा होता है, बस एक गेट एक्स्ट्रा लगा होता है। तो डायोड के जैसा है और गेट एक्स्ट्रा लगा हुआ ये रहा, देखो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य सिंबल्स की बात करें तो फर्स्ट वाले में ये जो बना हुआ है ये PNP ट्रांजिस्टर है, करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर है।
तो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। सेकेंड वाला एफ का है और ये एन चैनल एफ है। और सी आई गया थायरिस्टर SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का बना हुआ है। और फोर्थ डी में जो है वो बना हुआ है आपका डायक का, ठीक है, किसका बना हुआ है, डायक का। इसके बाद में देखो पृथ्वी का प्रतीक, अरे पृथ्वी देखो यार ये कन्वर्जन है गूगल का कन्वर्जन, अर्थ के लिए पृथ्वी इसने यूज़ किया। अब ये तो सेल का है, ये बैटरी का है, सेल बैटरी। अब ये देखो यार डी वाला कुछ है नहीं लेना देना, और सी जो है वो अर्थिंग का सिंबल है, अर्थ का सिंबल है। अर्थिंग जमीन में ही तो करते हैं ना, तो जमीन में करते हैं ऐसे, ठीक है, अर्थिंग। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर के इस लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आगे पूरे चैप्टर बताऊंगा मैं, ये पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चेन और प्रतीक, ठीक है। गेट का नाम क्या है, ये गेट मैंने आपको बता दिया, एंड गेट है। कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो एंड गेट। एक्सनोर की अगर बात करें दोस्तों, तो एक्सनोर देखो ऐसा होता है, ये दो लाइन बनाओ, यहाँ पे ये लाइन यहाँ तक टच होती है, ये एक्सनोर होता है, और ये एंड होता है, एंड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गेट नॉट गेट के ऑलरेडी मैंने बताई दिए, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और गेट का जो सिंबल है ना वो होता है ऐसा, ऐसा ना, थोड़ा सा ऐसा, ऐसा झुकी हुई ऐसे, ये होता है और गेट का सिंबल, राइट। और नॉट गेट का होता है ऐसे, बिल्कुल ऐसा, ये नॉट गेट का होता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पे एंड गेट राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 25 क्वेश्चन हमने किए हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चैप्टर पे मैं लेके चलूँगा आपको। तो स्टूडेंट अब अपने सामने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड चैप्टर का नाम है विद्युत घटक। इस चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, बॉल पिन हैमर कौन सा है। गाइस बॉल पिन हैमर तो आप सभी को पता होगा यार, बॉल पिन हैमर ऑप्शन सी में बना हुआ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स वायर वाउंड कौन सा है। देखो यार फिक्स वायर वाउंड जो है फर्स्ट में बना हुआ है, ये भी फिक्स वायर वाउंड आपको लगेगा, बट इसमें देखो यार बीच में से टेपिंग निकाल सकते हैं, तो दो मान यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। ये फिक्स वायर वाउंड है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का कि चित्र में दिया गया घटक, ये तो यार डायोड का बना हुआ है, देखने से पता चल रहा है किसका घटक बना हुआ, किसका डायग्राम बना हुआ है, डायोड का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे डायोड जो है वो बना हुआ है, ठीक है, डायोड। तो ये घटक कौन सा है, डायोड है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो चित्र में देख के इसको पहचान करनी है स्टूडेंट्स। इसकी पहचान करने का यही तरीका है कि यहाँ पे मिली हेनरी है, मिली हेनरी, हेनरी यूनिट होती है इंडक्टेंस की, और इंडक्टेंस गुण होता है इंडक्टर का। तो इंडक्टर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी ही जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कौन सा स्विच है, ठीक है, कौन सा स्विच है, तो ये है यार टॉगल स्विच। कौन सा है, टॉगल है कि टम्बलर है, कौन सा आएगा, टॉगल आएगा कि टम्बलर आएगा, तो टम्बलर स्विच है ये, ठीक है। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी, ऑप्शन डी टम्बलर स्विच, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में चित्र में दिया गया घटक, ये तो ट्रांसफॉर्मर का बना हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल पोल एमसीबी। देखो फर्स्ट ऑप्शन में सिंगल पोल बनी हुई है, थर्ड में डबल पोल है, इसमें ट्रिपल पोल है, इसमें फोर पोल, अरे यार फर्स्ट ऑप्शन में ही सही है फिर, ठीक है। सिंगल पोल एमसीबी की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में डायग्राम इसका बना हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बेटन होल्डर कौन सा है। देखो यार इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, इसने डीजीटी ने जो ऑप्शन बी को सही मान रखा है, तो बेटन होल्डर के लिए आप लोग जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर याद रख लीजिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है स्विच कौन सा है, ये रोटरी स्विच है यार, कौन सा स्विच है, रोटरी स्विच, ठीक है, रोटरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोटरी स्विच, ठीक है। अरे घुमाने हैं ना, हैंड ऑफ ऑटो, घुमा रहे हैं, इसको घुमा सकते हैं, तो ये रोटरी स्विच कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रोटरी स्विच। नेक्स्ट देखो ये कौन सा है, ये है आपका टॉगल स्विच, ठीक है, ये है टॉगल स्विच, ठीक है, टॉगल स्विच टम्बलर स्विच दोनों याद रखना। अभी टम्बलर स्विच आया था लास्ट में जो ब्लैक कलर का बिल्कुल डार्क गोल गोल था, ठीक है, ये आपका टम्बलर स्विच है, ये टॉगल स्विच है, वो टम्बलर स्विच था, ठीक है। कन्फ्यूजन मत होना इनमें, जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रतीक, किस घटक का है, माइक्रोफेरेड है, ऑब्वियसली कैपेसिटर का है, किसका है, कैपेसिटर का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोज प्लायर, नोज प्लायर तो यार आप पहचान ही लोगे, नोज प्लायर ऑप्शन बी के अंदर बना हुआ है, नोज प्लायर, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक की पहचान करें। देखो यार यहाँ पे जल्दबाजी के अंदर स्टूडेंट्स हो सकता है हैंड प्रोटेक्शन करे, बट ये देखो यार इलेक्ट्रिक का जो है
इलेक्ट्रिक शॉक का सिंबल इस पर बना हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रिक ग्लव्स बोलेंगे। क्या कहेंगे? ग्लव्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल ग्लव्स। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट। इसके बाद में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए चित्र घटक क्या है। ये जो घटक है ना, ये किसका बना, ये घटक है कौन सा? एक्चुअल में प्रतिरोध है? बिल्कुल नहीं है। रेक्टिफायर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। कैपेसिटर भी नहीं है, ट्रांजिस्टर भी नहीं है। देखो अगर तुक्का भी लगाओ ना तो सोच समझ के लगाओ, बाकी ये रेक्टिफायर तो है ही, ठीक है। प्रतिरोध तो ये सा होता है। कैपेसिटर आपको पता है, कैपेसिटर बना होगा ना, अगर घटक भी बना होगा तो ये तो सिंबल होता है, बाकी घटक आपने अभी कैपेसिटर आए थे। ट्रांजिस्टर का भी अलग डायग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरीके से सारे 14 क्वेश्चन जो है अपने विद्युत घटक सेकंड चैप्टर के कंप्लीट है। अब मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ थर्ड चैप्टर की ओर। तो स्टूडेंट्स थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वायरिंग, आरेख और लेआउट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, ठीक है। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिकल वायरिंग, आरेख और लेआउट। फर्स्ट क्वेश्चन है 250 वोल्टेज से कम वोल्टेज को क्या कहते हैं? गाइस इससे बोलते हैं हम लो टेंशन, ठीक है, लो टेंशन। अगर 250 से 650 तक हो तो उसे मीडियम, और 650 से ज़्यादा हो तो उसे हाई, ठीक है। याद रखिएगा तीनों वैल्यूज़। तो फर्स्ट में राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी की वायरिंग लेआउट डायग्राम में स्विच से लैंप की कुल दूरी क्या है? तो कुल दूरी यहाँ पे गाइस हो जाएगी 900, ठीक है। 900 जो है कुल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भवन कंड्यूट वायरिंग की गई है, इस जब कंड्यूट वायरिंग ऊपर की ओर है तो उसे दर्शाने के लिए, जब कंड्यूट वायरिंग ऊपर की ओर है मतलब सतह के ऊपर ही है, तो उसे जो है अपन इससे दर्शाएंगे ऑप्शन बी से, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोदाम वायरिंग के लिए, गोदाम वायरिंग के लिए देखो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोदाम वायरिंग सर्किट के लिए डायग्राम जो है फर्स्ट ऑप्शन सही है। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए, ठीक है। कैसे पहचान करोगे? पहचान करने का तरीका मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वाला जो है सिंगल वे स्विच होगा, फिर आगे के जितने भी स्विच होंगे वो टू वे स्विच होंगे गोदाम वायरिंग के लिए, ठीक है। याद रखोगे सिंगल वे स्विच है फर्स्ट वाला, बाकी के सारे ये टू वे स्विच है। तो राइट आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वैसे भवन में वायरिंग के अंदर स्विच सहित, स्विच सहित बोले ना, स्विच सहित, तो ये वाला राइट आंसर रहेगा। और स्विच रहित अगर बोले तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा बॉक्स जो है अंदर वाला वो डार्क होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है स्विच सहित, तो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्विच सहित। अब जैसे ऑप्शन डी जो है वो स्विच रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्विच रहित, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया अपना, स्विच रहित फ्यूज, मुख्य फ्यूज बोर्ड कौन सा होगा? स्विच रहित फ्यूज बोर्ड की बात कर रहा है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ये आते हैं। ये स्विच बोर्ड की बात करें तो फिर ये नहीं आएगा। ये वितरण बॉक्स के लिए प्रयोग होते हैं ऐसे वाले सिंबल जिसमें डैश डैश लाइन हो, और जो डार्क लाइन आ रही है वो फ्यूज के लिए प्रयोग हो रहा है। तो ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्विच रहित मुख्य फ्यूज बोर्ड, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग में आपातकालीन लैंप। आपातकालीन लैंप के लिए जो है ऑप्शन सी हम प्रयोग करेंगे। आपातकालीन लैंप के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर तो आप सभी को पता है पोर्सलिन या फिर ग्लास कांच के बने हो सकते हैं। जनरली पोर्सलिन चीनी मिट्टी के जो है हम बनाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरिंग में अर्थिंग का संकेत कौन सा है? अर्थिंग का संकेत देखो यार, ऑप्शन डी के अंदर बना हुआ है अर्थिंग का संकेत। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। कौन सा स्वचालित भाग आयरन में गर्मी को नियंत्रित करता है, मतलब हीट को कौन कंट्रोल करता है? तो उसमें देखो यार जितने भी उपकरण है, जैसे मान लो गीजर है, हीटर है, या इलेक्ट्रिक आयरन है, विद्युत प्रेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, इन सभी चीज़ों में जो गर्मी को नियंत्रित करता है, मतलब हीट को जो कंट्रोल करने वाला होता है ना, वो थर्मोस्टेट स्विच ही होता है। कौन होता है? थर्मोस्टेट स्विच। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में स्वचालित लोहे में ऊष्मा को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? फिर से आ गया स्वचालित लोहा, या आयरन बोल रहा है, ऑटोमेटिक आयरन मतलब विद्युत प्रेस की बात कर रहा है। जो ऑटोमेटिक विद्युत प्रेस होती है, विद्युत इस्त्री होती है, उसके अंदर थर्मोस्टेट ही जो है ऊष्मा को कंट्रोल करता है, ऊष्मा को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में लेआउट डायग्राम में प्रयोग किए गए चिन्ह। देखो यार ये वाला जो चिन्ह है ना, ये जो चिन्ह बना हुआ है इस डायग्राम में, इसको हम बोलते हैं पुश बटन। क्या बोलते हैं? पुश बटन। अब पुश बटन कौन सा में? 1 वे नहीं है, 2 वे।
वन वे टू वे का तो आपको पता ही है, वैसे इंटरमीडिएट भी नहीं है, तो ये पुश बटन ही तो ऑप्शन बचा। ऑप्शन देख के भी आप आंसर का चुनाव कर सकते हो, अगर तुक्का भी लगाओ ना तो सोच समझ के लगाओ, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेआउट डायग्राम में किए गए प्रयोग किए गए चिन्ह को बताओ। वन वे स्विच है, टू वे स्विच है, इंटरमीडिएट है या फिर पुश बटन है, कौन सा है ये? टू वे स्विच है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स क्या दर्शाता है? एक्स दर्शाता है लिंब पर तारों की संख्या, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, सीडी की वायरिंग में स्विच उपयोग किए गए हैं। सीडी की वायरिंग में, अरे सीडी की मतलब जीनी की वायरिंग, जीनी की वायरिंग में टू वे स्विच प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ अपना टू वे स्विच, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ वियोजक के लिए सही चिन्ह चुनिए। परिपथ वियोजक के लिए देखो यार, ये ऑलरेडी मैंने कहा भी था आपको कि एक अगर ऐसा हो जिसमें ये लाइन आर पार जा रही हो तो ये तो फ्यूज का हो जाता है, और ये आर पार नहीं जा रही हो तो ये सर्किट ब्रेकर के लिए हम प्रयोग में लेते हैं परिपथ वियोजक के लिए। इस क्वेश्चन में पूछा था ना परिपथ वियोजक, इसीलिए तो ऑप्शन ए इसका सही है। परिपथ वियोजक का डायग्राम कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 एम्पियर सॉकेट लेआउट आरेख के लिए सही प्रतीक चुने। 16 एम्पियर के लिए सॉकेट आउट लेआउट, ऑप्शन जो है इसका 16 एम्पियर के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, 16 एम्पियर के लिए ये हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। 16 एम्पियर के लिए मतलब पावर सॉकेट हो गया, 16 एम्पियर के लिए जो है हम ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एक मोटर को चालू करने के लिए तो यार किसका उपयोग करते हैं? स्टार्टर का। किसका उपयोग करते हैं? स्टार्टर। रोटर है स्टेटर, स्टेटर नहीं यार, जल्दबाजी में स्टेटर नहीं करना, स्टार्टर। देखो ऑप्शन सी में लिखा हुआ भी है स्टार्टर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। राइट आंसर हुआ अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह के नीचे कंड्यूट किए गए वायरिंग के संकेत को दर्शाता है। सतह के नीचे कंड्यूट किए वायरिंग के संकेत को ऑप्शन सी जो है दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? तो सुरक्षात्मक उपकरण प्रतिरोध नहीं है, कैपेसिटर भी नहीं है, मैग्नेट भी नहीं है, फ्यूज तो बिल्कुल है, ठीक है। फ्यूज जो है एक सेफ्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये 3 चैप्टर अपने कंप्लीट है। इसके बाद में मैं लेकर चल रहा हूँ आपको 4th चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो ये अपना नेक्स्ट चैप्टर आ गया गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, विद्युत परिपथ आरेख। 4th चैप्टर ये अपने सामने ओपन हो गया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड सेकेंड वाले स्टूडेंट्स के लिए ड्राइंग का, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट इलेक्ट्रोड के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सबको पता है प्लेट इलेक्ट्रोड के लिए हम तांबे का यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, नहीं आएगा, लोहा नहीं, चांदी भी नहीं। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन में तांबा बिल्कुल सही है, ठीक है। तांबा प्लेट इलेक्ट्रोड, प्लेट इलेक्ट्रोड मतलब प्लेट अर्थिंग की बात कर रहा है। यहाँ पे जो प्लेट इलेक्ट्रोड बात कर रहा है, पाइप और प्लेट अर्थिंग होती है ना, दो तरीके की, एक होता है प्लेट अर्थिंग, एक होता है पाइप अर्थिंग। तो जो प्लेट अर्थिंग में इलेक्ट्रोड होता है वो प्लेट के आकार प्लेट ही होती है, वो एक तरीके से वो तांबे की बनी होती है। किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? तांबे की, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई होती है। यहाँ पे ये देखो पाइप अर्थिंग का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा, ये पाइप है। पाइप अर्थिंग की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है। 25 सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं, 250 होती है या फिर 200 होती है या फिर 200 या फिर 25 होती है। तो गाइज यहाँ पे देखो यार, याद रख लीजिएगा इसका जो है फिक्स इसका आंसर रहता है 250 सेंटीमीटर जो है वो हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। कितना प्रयोग करते हैं? 250। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, प्लेट अर्थिंग में तांबे की प्लेट की विमा क्या है? तो यार ये तो आप सभी को पता ही होगी, ठीक है। तांबे की विमा जो है वो कितनी होती है अपनी? 60 गुना 60 गुना 3.15, ठीक है। 60 गुना 60 गुना 3.15 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तांबे की विमा का मतलब जो है, जो प्लेट है ना, यहाँ पे जो प्लेट काम में ले रहे हैं प्लेट, इस प्लेट की विमा होती है 60 गुना 60 60। ये लंबाई और चौड़ाई जो है वो तो वर्गाकार होती है, और इसकी मोटाई जो है वो होती है 3.15 mm, ठीक है, 3.15। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चारकोल परत का उपयोग प्लेट अर्थिंग में क्यों किया जाता है? चारकोल मतलब कोयला। कोयला जो है अर्थिंग में क्यों प्रयोग करते हैं? ताकि नमी बनाए रखे, इसीलिए तो करते हैं। नमी को सोखने के लिए नहीं, प्लेट को जोड़ने के लिए नहीं, वायर को जोड़ने के लिए नहीं, नमी बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्वचालित भाग आयरन में गर्मी को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये तो, ठीक है। गर्मी को नियंत्रित करने के लिए तो थर्मोस्टेट स्विच हम प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए कौन सी स्टैटिक मशीन का उपयोग किया जाता है। एसी वोल्टेज को बढ़ाना हो और घटाना हो तो ट्रांसफार्मर का हम उपयोग करते हैं। फर्स्ट ईयर का एक क्वेश्चन है ये, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप इलेक्ट्रोड का आंतरिक व्यास कितना होता है। कितना होता है भाई, 30 होता है, 36 होता है, 38 होता है या 40 होता है। कौन सा ऑप्शन सही आएगा, 38 mm, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर को चालू और बंद करने के लिए कौन से उपकरण का, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया भाई, स्टेटर का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोल परत का उपयोग, ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। चारकोल कोयले का उपयोग तो नमी बना के रखने के लिए करते हैं, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट इलेक्ट्रोड के लिए हम तांबे का उपयोग करते हैं। क्या बात है यार, इस चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 250 से कम वोल्टेज को क्या कहेंगे, लो टेंशन कहेंगे। लाइन इंसुलेटर की सामग्री होती है पोर्सेलिन, क्ले या चीनी मिट्टी, इसी को बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरीके से स्टूडेंट्स सारे 4 चैप्टर आपके कंप्लीट 4 चैप्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर थे। आपके चारों चैप्टर जो है मैंने आपके क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर ड्राइंग में 12 में से 12 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, वो इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल IT फाउंडेशन क्लासेस में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो IT एग्जाम के साथ ही साथ जो है IT से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के एग्जाम होते हैं, जैसे ALP CBT2, DRDO, ISRO, IOCL, समस्त स्टेट के जो बिजली बोर्ड के एग्जाम्स हैं, उन सभी में जो है यहाँ से देखिए क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कंप्लीट 100 इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, वैद्युतिक प्रतीक जो है 100 वैद्युतिक प्रतीक यहाँ पे जो है मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि IT से रिलेटेड सभी यूजफुल और ऑफिशियल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फर्स्ट जो सिंबल है वो है आपका धनात्मक, पॉजिटिव का है। तो पॉजिटिव का तो नॉर्मल सा बेसिक सा सिंबल है यहाँ पे। ऋणात्मक नेगेटिव के लिए जो है आप लोगों को पता है सीधी लाइन जो है यहाँ पे हम यूज करते हैं। DC के लिए भी देखिए हम यहाँ पे ऐसी सीधी लाइन जो है यूज करते हैं। AC के लिए जो है ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म वाली लाइन जो है हम यूज करते हैं। अगर मान लो सिंगल फेज AC 50 हर्ट्ज को रिप्रेजेंट करना हो तो इसको जो है हम प्रतीकात्मक एक प्रतीक के रूप में जो है इस तरीके से व्यक्त करेंगे। 3 फेज AC 50 हर्ट्ज को हम यहाँ पे इस तरीके से व्यक्त करेंगे। 3 फेज लाइन के लिए देखिए L1, L2 और L3, अगर यही 3 फेज हो तो वहां पे फेज क्रम के लिए जो है हम RY भी यूज लेते हैं, और 3 फेज लाइन के लिए जो है हम L1, L2 और L3 का इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल लाइन के लिए देखिए यहाँ पे डैश 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 का हम यूज करते हैं। अर्थ लाइन, हाँ याद रखिएगा गाइस, न्यूट्रल के लिए ऐसा हम यूज करेंगे और अर्थ लाइन के लिए हम ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देख पा रहे होंगे आप लोग। अर्थ के लिए देखिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। क्रॉस वायर है अगर तो हम ऐसा यूज करेंगे। जोड़ है अगर दोनों वायर के बीच में तो ऐसा यूज करेंगे। सिंगल वे स्विच के लिए देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, सिंगल वे स्विच, और 2 वे स्विच के लिए ये वाला हम यूज करेंगे। तो ये तो हो गया 2 वे स्विच और ये है आपका सिंगल वे स्विच, ठीक है। अभी तक 14 सिंबल हुए हैं टोटल। यहाँ पे मैं 100 सिंबल आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखिएगा। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स है सारे के सारे इस एक ही वीडियो में आज हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 15 नंबर पे अपने पास में है इंटरमीडिएट स्विच का। काफी कंपटीशन एग्जाम में जो है इंटरमीडिएट स्विच का जो है सिंबल पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये सिंबल रहेगा आपका इंटरमीडिएट स्विच का। ICDP, आयरन क्लेड डबल पोल, आयरन क्लेड डबल पोल, ICDP की फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछे तो आयरन क्लेड डबल पोल स्विच जो है इसका सिंबल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ICTP मतलब आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, ठीक है। इसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। यहाँ पे देखो यार, ये डबल पोल था तो 2 लाइन रहती है, ट्रिपल पोल में जो है यहाँ पे 3 लाइन रहेगी।
ये है डबल पोल डबल थ्रो, DPDT का मतलब है डबल पोल डबल थ्रो स्विच, ठीक है। ये डबल पोल डबल थ्रो है, ठीक है, क्योंकि इसमें इस साइड भी कनेक्शन हो सकता है, इस साइड भी और इस साइड भी, इसीलिए इसको बोलेंगे DPDT, ठीक है। ऑयल सर्किट ब्रेकर के लिए हम ये वाला यूज करेंगे और लिंक के लिए हम ये जो सिंबल है वो यूज करेंगे। साधारण कार्ट्रिज फ्यूज, देखो कार्ट्रिज फ्यूज के लिए भी जो है आपसे यहाँ पे सिंबल पूछा जा सकता है। ये वाला जो सिंबल है काफी बार पूछा गया है और ये जनरली नॉर्मल फ्यूज के लिए भी हम यूज करते हैं। इसके बाद में देखो सॉकेट 2 पिन और 3 पिन, यहाँ पे ये इधर वाला जो है 2 पिन सॉकेट है, ये है 3 पिन। यहाँ पे ये 3 पिन जो बड़ा वाला पिन है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ये 3 पिन सॉकेट है और ये 2 पिन सॉकेट है। इसके बाद में देखो सीलिंग रोज, 2 पिन और 3 पिन सीलिंग रोज जो है वो यहाँ पे ये बनी हुई है। फैन रेगुलेटर जो है पंखे का रेगुलेटर जो है पंखे की स्पीड को कम ज्यादा करने वाला फैन रेगुलेटर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई फैन रेगुलेटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखो 25वां नंबर जो है 25वां नंबर है लैंप। अपने पास में लैंप का सिंबल तो आपने देखा होगा जनरली, ठीक है। सामान्य प्रतिरोध जो है फिक्स रेजिस्टर जो है उसका ये सिंबल होता है, वेरिएबल रेजिस्टर हो तो ये दोनों सिंबल हम यूज करते हैं। अरेखीय प्रतिरोध के लिए ये वाला, नॉन लीनियर रेजिस्टर्स के लिए जो है हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। शंट प्रतिरोध के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट जो 30 नंबर का है टैप्ड प्रतिरोध के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। इसके बाद में संवेदनशील प्रतिरोध के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। चौक कॉयल के लिए देखिए, चौक कॉयल जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर चौक कॉयल जो लगी होती है उसी को हम चौक बोलते हैं वहां पे। तो चौक कॉयल का ये वाला सिंबल रहेगा, ये वाला प्रतीक रहेगा। प्रेरक जो इंडक्टर होता है उसके लिए ये वाला इंडक्टर तो आप लोगों को पता ही होगा यार। वेरिएबल इंडक्टर है तो ये तीर का लाइन यहाँ पे लगा देंगे या फिर ऐसा बना देंगे, दोनों सही है ये, ठीक है। इसके बाद में को संधारित्र कैपेसिटर का, अब कैपेसिटर का जनरली ऐसे बनाते हो आप लोग, ये भी कैपेसिटर का सिंबल ही है, ठीक है। तो संधारित्र जो है उसको हम कैपेसिटर इंग्लिश में बोलते हैं। वेरिएबल संधारित्र हो तो तीर का एरो साइन यहाँ पे आ जाएगा दोनों पे, ये वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तनशील संधारित्र का ये सिंबल हो जाएगा। इसके बाद में देखो इलेक्ट्रोलाइटिक जो है संधारित्र अगर हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का ये वाला सिंबल होगा। ट्रांसफार्मर का यहाँ पे ये वाला सिंबल हम यूज में लेंगे। तो 38 के बाद में देखिए 39 पे हम पहुंच चुके हैं और 39 है वोल्टमीटर। अगर डीसी का वोल्टमीटर हो तो ये वाला सिंबल, यहाँ पे देखो वी के नीचे सीधी लाइन बनी हुई है, ये डीसी को रिप्रेजेंट करती है। तो डीसी का तो ये हो जाएगा और एसी के लिए जो है ये हो जाएगा एसी। ये वेव फॉर्म बना हुआ है नीचे वी के नीचे वोल्टमीटर है तो वी जो है वो वोल्टमीटर को बता रहा है। डीसी का सीधी लाइन बनी हुई है डीसी है और ये जो है आवर्ती के जैसा बना हुआ मतलब एसी का वोल्टमीटर है, ठीक है। इसके बाद में सेम ऐसे एमीटर के लिए जो है ए लिखा रहेगा तो डीसी का एमीटर ये हो जाएगा और एसी का एमीटर ये हो जाएगा। ओम मीटर का देखो यार, ओम मीटर के लिए ओम का सिंबल यहाँ पे बना हुआ, ये ओम मीटर का सिंबल है और ये वॉट मीटर के लिए डब्ल्यू लिख देते हैं। इसके बाद में देखो फ्रीक्वेंसी मीटर के लिए यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, जो है सर्किल के अंदर एफ लिखा हुआ है तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी मीटर, आवर्ती मीटर जिसे हम कहते हैं। पावर फैक्टर मीटर के लिए देखिए यहाँ पे फाई लिखा हुआ है, ठीक है, सर्किल बना दो बीच में जो है एक फाई लगा दो, ये हो गया पावर फैक्टर मीटर का प्रतीक सिंबल, ठीक है। पावर फैक्टर मीटर का एक तरीके से प्रतीक जो है यहाँ पे ये हो गया। एनर्जी मीटर के लिए ये वाला हम यूज में लेंगे। एनर्जी मीटर अपने घरों के अंदर जो मीटर लगा होता है जो बिजली का यूनिट निकालता है, KWH में वो जो है यूनिट निकालता है। एक KWH का मतलब होता है एक यूनिट, तो यहाँ पे एनर्जी मीटर का ये सिंबल हो जाएगा। और डीसी मोटर और एसी मोटर के लिए, डीसी मोटर के लिए देखो एम लिखेंगे, सीधी लाइन है तो ये डीसी मोटर है और यहाँ पे अगर आवर्ती वाली लाइन है तो वो एसी मोटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 46 टोटल सिंबल्स अभी हो चुके हैं। अभी आप लोग रुकिए, कहीं मत जाइए, टोटल 100 सिंबल जो है इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और सारे सिंबल बहुत ही बेसिक से इंपॉर्टेंट है। एक दो बार आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे 100% है, सारे के सारे सिंबल आप लोगों को लर्न हो जाएंगे और एग्जाम में आप लोगों को इसका काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पे हम आ चुके हैं 3 फेज मोटर। ये वाला है 3 फेज लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है 3 फेज मोटर या फिर ऐसा बना दो। ये दोनों सिंबल है 3 फेज मोटर के, 3 फेज मोटर के। जनित्र मतलब जनरेटर। अब डीसी जनरेटर है तो जी लिख दो, सीधी लाइन खींच दो, डीसी जनरेटर हो गया। और जी लिख दो, नीचे जो है साइनसोइडल वेवफॉर्म का जो है सिंबल बना दो, ये एसी जनरेटर हो जाएगा, जिसे हम अल्टरनेटर भी कहते हैं या प्रत्यावर्तक भी कहते हैं। याद रखिएगा कि एसी जनरेटर जो होता है उसे हम प्रत्यावर्तक
या अल्टरनेटर भी कहते हैं। 3 फेज अल्टरनेटर का ये वाला सिंबल हो जाएगा, सेल का ये सिंबल हो जाएगा भाई। एक लाइन इसमें बड़ी है और एक लाइन ये छोटी है, एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, ठीक है। ये हो गया सेल। जो प्लस होता है उसको हम एनोड कहते हैं, जो माइनस होता है उसे कैथोड कहते हैं, या फिर प्लस को धन सिरा और माइनस को ऋण सिरा कहते हैं। बैटरी, सेलों के संयोजन से बैटरी बनती है, तो यहाँ पे ये हो गया बैटरी का सिंबल। ये है नॉर्मली जो पीएन संधि डायोड होता है उसका सिंबल। एंटीना, देखो यार एंटीना का सिंबल है, काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एंटीना का सिंबल ये बिल्कुल सिंपल सा एंटीना जैसा दिखता है ना वैसा यहाँ पे सिंबल होता है, राइट। विद्युत घंटी का देखो यार, विद्युत घंटी का सिंबल ये हो गया। विद्युत चुंबक का सिंबल भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, विद्युत चुंबक का ये सिंबल हो जाएगा। पुश बटन नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। अगर पुश बटन है, एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन और एनसी का मतलब है नॉर्मली क्लोज, तो ये जो है पुश बटन और ये है पुल बटन, ठीक है। ये आप लोगों का पुश बटन जो है, अच्छा पुश बटन, ये दोनों ही पुश बटन है, बट ये नॉर्मली ओपन है। पहले ओपन है, इसको पुश करेंगे तब ये क्या होगा, क्लोज होगा। और ये पहले से क्लोज है, इसको अगर हम ये इधर से पुश करेंगे तो फिर ये ओपन होगा। तो दोनों ही क्या है, पुश बटन है, लेकिन पहले वाला नॉर्मली ओपन है इसलिए इसको नॉर्मली ओपन बोला गया। पहले से क्लोज है इसलिए इसको नॉर्मली क्लोज बोला गया। कॉन्टैक्ट भी जो है नॉर्मली ओपन, ये नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज। एनसी का मतलब है नॉर्मली क्लोज, ये दोनों क्लोज है इसलिए इसको एनसी बोला गया है, और ये ओपन है इसलिए इसको एनओ बोला गया। एनओ का मतलब नो नहीं है, नॉर्मली ओपन। एन का मतलब नॉर्मली सामान्यतः ओपन, ठीक है। कनेक्शन स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा तो आपको पता ही होगा, ये स्टार है और ये डेल्टा है भाई, ठीक है। स्टार डेल्टा तो इजी सा है। नेक्स्ट देखो यार, इसके बाद में दोष, फोल्ट जो आता है ना, फोल्ट को हम इस सिंबल से दर्शाते हैं। ओवरहेड लाइन को हम इससे दर्शाएंगे। बेल पुश मतलब बटन को दबाओ घंटी बजेगी, बटन को दबाओ घंटी बजेगी। बेल पुश के लिए बोल रहा है, ये पुश बटन की बात कर रहा है ना कि घंटी की बात कर रहा है, ठीक है। बेल पुश यहाँ पे बटन की बात कर रहा है, तो ये जो है उसका सिंबल हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। बेल अगर डायरेक्टली घंटी की बात करें तो घंटी का ये सिंबल हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आईटीआई परीक्षाओं में तो ये हर बार पूछा जाता है। बाकी आपका जो एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम होगा उसमें भी पक्का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बजर का देखिए ये सिंबल काफी इंपॉर्टेंट है, बजर का सिंबल भी काफी बार जो है पूछा जाता है। इंडिकेटर का सिंबल भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिले का सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेल सिस्टम रिले का जो है ये सिंबल भी आपसे पूछा जा सकता है। दोष की जगह है, ये काफी बढ़िया जो है एक तरीके से नॉर्मल सा सिंबल आपसे। मैग्नेटिक कोर के लिए देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक कोर, ठीक है, मैग्नेटिक कोर। लेमिनेटेड अगर कोर हो तो फिर ये यूज में लेंगे। मूविंग कॉइल यंत्र के लिए हम ये यूज में लेंगे, मूविंग कॉइल यंत्र के लिए, ठीक है। मूविंग आयरन यंत्र, ये सिंबल भी काफी इंपॉर्टेंट है, आईटीआई के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। मूविंग आयरन यंत्र, MI मूविंग आयरन, MI इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन यंत्र, ठीक है, इसका सिंबल ऐसा होगा। क्लॉक आउटलेट का सिंबल ऐसा होगा, सिंक्रोनस क्लॉक आउटलेट का सिंबल जो है यहाँ पे ये रहेगा, राइट। तो इस तरीके से टोटल 72 अभी हो चुके हैं, रुकना है, जाना कहीं नहीं है भाई, ठीक है। टोटल 100 सिंबल जो है इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल आप लोग ध्यान से सारे सिंबल्स देखते रहो, अच्छे से जो है इनको आप लोग तैयार कर लेना ताकि एग्जाम में आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो इसके बाद में देखो यार, नेक्स्ट जो है वो है मास्टर क्लॉक। मास्टर क्लॉक का सिंबल ये हो गया। मास्टर क्लॉक आउटलेट का सिंबल ये रहेगा। फायर अलार्म से जुड़ी घंटी, फायर अलार्म से, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो नॉर्मली घंटी जो है इसमें डार्क नहीं होता, ठीक है, ओपन, ये बिल्कुल ऐसे ब्लैंक मतलब ओपन रहता है, वाइट रहता है एक तरीके से, ठीक है। अगर फायर अलार्म की बात करें तो यहाँ पे डार्क रहेगा, ठीक है। फायर अलार्म इंडिकेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिंबल, ये पूछा गया भी है। फायर अलार्म इंडिकेटर, फायर अलार्म पुश बटन, फायर अलार्म पुश बटन के लिए लेंगे। एम्पलीफायर के लिए ये वाला सिंबल यूज में लेंगे। कंट्रोल बोर्ड के लिए ये यूज में लेंगे। माइक्रोफोन का भी काफी बार पूछा गया है, माइक्रोफोन का इंपॉर्टेंट है। लाउड स्पीकर का भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो अर्थ प्लेट वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सायरन वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है सायरन का, और ये सायरन वाला सिंबल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, सायरन। सर्किट ब्रेकर के लिए ये वाला यूज में लेते हैं हम। फ्लोरेसेंट ट्यूब के लिए ये वाला सिंबल यूज में लेंगे। फ्लोरेसेंट ट्यूब डबल के लिए यूज में लेंगे। आइसोलेटर का देखो, आइसोलेटर जो है फ्यूज सहित, आइसोलेटर फ्यूज सहित अगर है तो ये वाला सिंबल यूज में लेते हैं। वाइंडिंग के लिए तो ये वाला यूज में लेंगे। कम्यूटेटिंग या कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो है उसके लिए देखो एक टर्न बना हुआ है यहाँ पे। श्रेणी वाइंडिंग के लिए यहाँ पे 2 टर्न है, ठीक है।
संट वाइंडिंग के लिए 3 टर्न है। संट वाइंडिंग में सबसे ज्यादा टर्न होते हैं पतले तार और अधिक टर्न की बनी होती है अधिक टर्न, इसलिए इसको संट है। ठीक है, स्लिप रिंग पर ब्रश, स्लिप रिंग पर ब्रश का लिए ये वाला सिंबल और कम्यूटेटर पर ब्रश है तो ये वाला सिंबल हम यूज में लेते हैं। ठीक है, जनरेटर का तो ऑलरेडी डीसी जनरेटर एसी जनरेटर में आप लोगों ने देखा होगा। नॉर्मली जनरेटर कोई सा भी हो सकता है तो ये वाला यूज में लेंगे। मोटर जो है इसके लिए ये वाला सिंबल यूज में लेते हैं। ऐसी मशीन जो जनरेटर मोटर दोनों के लिए समान प्रयोग करे, एमजी सेट, मतलब एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, मोटर जनरेटर सेट, राइट। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है वो अपने पास में है यांत्रिक रूप से संयोजित मशीनें के लिए, यांत्रिक रूप से मैकेनिकली कपल्ड। ठीक है, उसके लिए यूज में लेंगे। डीसी जनरेटर के लिए यूज में लेंगे। इसके बाद में डीसी मोटर के लिए ये यूज में लेंगे। 2 वायर स्थायी चुंबक डीसी जनित्र मोटर एम, ये जो है इसके लिए हम ये यूज में लेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट है 2 वायर डीसी श्रेणी जनित्र के लिए जो है, देखो श्रेणी जनित्र है ना, श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ये एक्चुअल में जनरेटर या मोटर है, जनरेटर या मोटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक जनरेटर होना चाहिए था और एक मोटर होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे बना हुआ है एक जनरेटर और एक, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जनरेटर और मोटर ऐसे लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में जो है इस तरीके से 100 सिंबल्स मैंने आप लोगों को बताए। सारे के सारे सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे से आईटी एग्जाम हो या फिर आपके अन्य किसी प्रकार के कोई टेक्निकल एग्जाम्स। अगर आप लोग चाहते हो सारे के सारे सिंबल्स सही करके आओ तो इसको पढ़ना अच्छे से। हाँ, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंबल्स जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हाँ, अन्य किसी प्रकार का कोई कंटेंट आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।